तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे हिसाब से जहाँ तक आप अच्छे होंगे। आज थोड़ी सी लेट नाइट हो गई तो इसलिए प्रॉपर सेटअप में लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें लाइट वगैरह बंद करनी पड़ी हमको एक आध, ताकि लाइट वगैरह सिस्टम सही किया जा सके। थोड़ा सा फ्लैशन होगी, मेन सेटअप में कर नहीं पा रहे लेक्चर को रिकॉर्ड ये। तो आज का जो टॉपिक है वो छोटा ही टॉपिक है हमारा, कार्डियोमायोपैथी। मैं चाह रहा था इसको बाद में कवर करूँ, क्योंकि फिर हम हार्ट साउंड और मरमर का भी करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं लेक्चर उसका बना चुका हूँ, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बताते हो थोड़ा सा मैं कार्डियोमायोपैथी को बताना रह गया था, तो उसको मैं अब बता रहा हूँ। ये यदि आपने इसको कर लेंगे और उसके हम मरमर को और कर लेंगे, तब आपका जो पूरा लेक्चर है इस तरीके से CVS मेडिसिन का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सर ट्रीटमेंट एक्सपर्ट मैं बता दूंगा आगे जब लेक्चर लूँगा इसके। जैसे मैंने ECG में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं ट्रीटमेंट एक्सपर्ट उस समय नहीं बताया था। अब मैं ट्रीटमेंट एक्सपर्ट को बताऊंगा, जो मैंने बताया था, जो पुराना एक्सपर्ट को था, अब मैं बताऊंगा उसको। ये तो इस तरीके 1 या 2 लेक्चर में हमारी कार्डियोलॉजी ख़त्म होने से बची है। हमारी थोड़ा सा हाइपरटेंशन वाला टॉपिक के रूप में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले उसकी मैं बताऊंगा ड्रग्स वगैरह को एक्सप्लेन किया जाएगा। ड्रग्स के बारे में मैं पता चले मेरे उसको ट्रीटमेंट बताना, को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसा रहता है हाइपरटेंशन का। बाकी की ज़्यादा चीज़ें तो आप जानते ही हैं, जो है PSM के एस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के आप देख लेंगे। मेरे हिसाब से आपको पढ़ने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, हाइपरटेंशन का टॉपिक है, इसलिए मैंने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं इसको पढ़ाने के नाम पर। पढ़ने के नाम पे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये। तो हम आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होता है वाला है हमारा एक तरीके से कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी जो होती है उसको मोटे तौर पे 3 जगह डिवाइड किया जाता है, जिसमें मैं एक चौथा टाइप और लूँगा जिसका नाम है टोकासुओ कार्डियोमायोपैथी। ये तो इनमें से नहीं आता, वो अलग है एक तरीके से थोड़ा सा। मतलब जो टॉपिक यदि बच्चे कुछ एक आध टॉपिक सबको एक्सप्लेन कर दो, ये बात है। कॉन्जेनिटल हार्ट अनोमली जो है एक तरीके से पीडियाट्रिक्स में जब करूँगा तब एक्सप्लेन की जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ के लिए उतनी ज़्यादा कुछ खास इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस और एक तरीके से हमारा हुआ रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़ है। ये माइक्रोबायोलॉजी वाले लेक्चर में एक्सप्लेन की जाएंगी। माइक्रोबायोलॉजी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, ये मतलब इस महीने या अगले महीने तो ज़रूर स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा मेरे सेमेस्टर के पेपर हो जाए फिर मैं एक तरीके से माइक्रोबायोलॉजी तब स्टार्ट कर दूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो सबसे पहले आते कार्डियोमायोपैथी। मोटे तौर पे 3 रूप जगह डिवाइड कर सकते हैं पैथोलॉजिकली। एक होती है हमारी हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें क्या है कि जो सेप्टम जो होता है एक तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में उसकी क्या हाइपरट्रोफी आती है। और हाइपरट्रोफी होने से क्या होगा कि एक तरीके से बनाना शेप में से टिपिकली तो जिसके कारण जो क्या है एक तरीके से जो चैम्बर जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो उसकी जो टोटल जो स्पेस होता है वो घट जाता है ना। टोटल जो वॉल्यूम होगा स्पेस तो निकलेगा, वॉल्यूम कहा जाएगा। टोटल जो वॉल्यूम होता है तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर का वो घट जाता है, तरीके से बनाना शेप कैविटी हो जाती है। इधर बनाना शेप याद रखना, बनाना शेप कैविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है जो कार्डियक आउटपुट होता है वो घट जाता है, जो कि किसी प्रकार आप बढ़ा नहीं सकते। ये चाहे भले यदि आपकी डिमांड बढ़ भी गई है तब भी कार्डियक आउटपुट है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, मान के चलो हार्ट है वो उसकी भी सीमा है, वो धड़कने के नाम पे उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो वो ज़्यादा क्या है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ाने का प्रयास करता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि इस केस में बढ़ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम की क्या होता है कि एक तरीके से एंडास्ट्रल वॉल्यूम इंटू हार्ट। एंडास्ट्रल वॉल्यूम होता है एक तरीके से। अब एंडास्टोलिक वॉल्यूम में एक वहाँ से ब्लड तो आया, लेकिन क्या हुआ कि हार्ट में उतनी जगह ही नहीं है एक तरीके से। फिर जगह भी तो होनी चाहिए ना हार्ट में एक तरीके से आगे पंप करने के लिए, कुछ ब्लड हो। और ब्लड होने के लिए भले किस तरीके से एक तरफ मैं कुछ लेके उस पर जोर लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है जोर लगाने, मेरे पास कुछ पकड़ने का ही नहीं है। मान के चल मैं हथौड़ा लेकर जोर लगा रहा हूँ, मैंने हथौड़ा के भी काफ़ी बार यूज़ किया है, लेकिन मेरे पास जो है एक तरीके से ग्रिप इतनी सी है। अब इतनी सी ग्रिप में मैं कितना हथौड़ा कर सकता हूँ, छोटा मोटा हथौड़ा से पकड़ सकता हूँ। अब मेरे पास इतनी बड़ी ग्रिप हो अब तो मैं एक तरीके से डंक से गोल आसा पकड़ूँ। अब मेरे पास ग्रिप इतनी है तो मैं कितनी उड़ूँ, चलिए मैं कितना भी जोर लगा लूँ लेकिन जाएगी तो सामने मेरे एक छोटी गोली ना। यदि मेरा हाथ चौड़ा हुआ होता मान के चले तो मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से पकड़ पाता। चल आप समझने के बारे में आप समझ रहे होंगे काफ़ी हद तक। तो ये धीरे धीरे स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है इस तरीके से वो बढ़ नहीं पाता है।
जिसके कारण मेन समस्या जो देखने को मिलती है वो क्या एथलीट्स में देखने को मिलती है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि इस तरीके से काफ़ी सारे आदमी होते हैं नॉर्मल कंडीशन में उनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन क्या है जब भी उसके स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे होते हैं उनकी मतलब एक तो बेइज्जती वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस तरीके से जब भी भागने वगैरह का प्रयास करते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए उनकी क्या बेइज्जती होती है। अब क्या कर ले भाई, जैसे टीम में आदमी नहीं थे, उसको जैसे एक तरीके से खिलाते नहीं थे, और टीम में आदमी नहीं थे उसको क्या है खिला लिया। अब उसने क्या किया तेरे से पूरा जोर लगा लिया उसने, भैया आज तो पूरी दम लगानी है। अब दम लगाने में लेके क्या अब उसके मन के आधार पर तो ब्रेन में तो पूरी इच्छा शक्ति है पूरी दम लगाने की, लेकिन हार्ट में उतनी दम तो है नहीं है, जिसके कारण क्या होता है हार्ट पे जो है प्रेशर ज़बरदस्ती का बढ़ जाता है। अब जिसके कारण हार्ट को ज़्यादा तेज़ी से धड़कना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम तो इतना बढ़ेगा नहीं। अब हार्ट यदि तेज़ी से धड़केगा, सिंपल सी बात है, मैंने बताया जो उसकी जो पूर्ति जो होती है तरीके से हार्ट की ब्लड सप्लाई कम मिलती है, डायस्टोल में मिलती है मेन तो। अब मान के चले यदि डायस्टोल में उसके हार्ट सप्लाई डायस्टोल एक ड्यूरेशन एक तरीके से कम हो जाएगा, एक तरीके से ये लगा लीजिए। कुछ सिस्टोल सिस्टोल जल्दी जल्दी पंप करना है तो सिस्टोल ज़्यादा करना पड़ेगा, डायस्टोल एक तरीके से रिलैक्स कम होगा, तो इस तरीके से जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की वो कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि मायोकार्डियल इश्यूमिया जैसे या एंजाइना वाले अटैक हो सकते हैं, उसकी आने की संभावना हो। वो एंजाइना टाइप का अटैक होगा, एंजाइना नहीं होगा, ये चीज़ बात देखना। एंजाइना तब होता है तरीके जो अक्लूजन हो रखा हो या वेसोस्पाज़म हो रखा है, तो पिगमेंटल या वेरिएंट एंजाइना, उसमें वेसल्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हार्ट की क्षमता ही नहीं है, ज़बरदस्ती का बहुत ज़्यादा एक तरीके से धड़क गया था हार्ट, जिसके कारण क्या है ये सिम्टम जो है एक तरीके से आएगा, जिसमें एक तरीके से वो एंजाइना वाले फाइंडिंग लेके आएगा तो प्रॉपर लगेगा एक तरीके से इसको एंजाइना का अटैक आया जिसके कारण गिर गया है, लेकिन उसको वो होगा एंजाइना नहीं। मैं बता रहा हूँ ये एंजाइना नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने बताया था इसके बाद में अनस्टेबल एंजाइना स्टेबल एंजाइना लगभग एक ही जैसा ट्रीटमेंट हमारी ट्रीटमेंट कर दीजिए एक्यूट अटैक आया तो इसमें ऐसा कुछ नहीं चलेगा, इसमें ट्रीटमेंट अलग चलेगा। जो है इस तरीके से जो नाइट्रोग्लिसरीन जो देते हैं एक्यूट अटैक और एंजाइना में, यदि आपने इस जगह चढ़ा दिया तो वो चढ़ाने का मतलब पैच लगा दिए तरीके सबलिंगुअल या इस तरीके से वैसे देते हैं ट्रांस मतलब सबलिंगुअल देते हैं, तो सबलिंगुअल दे दिया तो वो क्या है सिम्टम को वोर्सन कर देगा, इस तरीके से वो घटाएगा नहीं वोर्सन कर देगा। कैसे वोर्सन कर देगा, तो इस तरीके से जो उसका जो काम होता है एक तरीके से इसका जो उसका हार्ट पे जो लोड है एक तरीके उसको कम करने का काम होता है। अब हार्ट पे जो लोड है यदि मान के चले उसने कम किया, मान के चले हार्ट पे लोड वीनस रेट कम हुआ, तो वीनस रेट जैसे ही कम होगा तो जो क्या है एक तरीके से जो हमारे जो हाइपरट्रॉफी वाली मसल हो रखी होगी वो और भी ज़्यादा एक तरीके से चिपक जाएगी, किससे एक तरीके से वाल पे जाएगी चिपक जाएगी, जिसके कारण जो पहले से एक तरीके से जैसे कि तरीके से जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा था मान के चलो नॉर्मल बेसिस पे, वो उसके कारण क्या था कि गैप बना हुआ था एक तरीके से, मतलब एक तरीके से कैविटी वगैरह कुछ ना कुछ हद तक तो बनी हुई थी ना, मान के आपने ब्लड फ्लो भी कम कर दिया तो जो कैविटी थोड़ी बहुत पहले थी वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, जिसके कारण जो कार्डियक आउटपुट आप सोच रहे थे कि कार्डियक पर जोर कम आएगा वो और अच्छे से काम कर पाएगा, उल्टी जगह ही तरीके से उसने काम करना ही बंद कर दिया। ये न मान लीजिए एक तरीके से आदमी है, जिस तरीके से आदमी को मोटा आदमी है तो पर्टिकुलर आप उसको दौड़ा के तो उसका वजन कम कर सकते हैं ना, यो तो कहोगे नहीं आराम करवा के एक तरीके से कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, और उससे काम कार्य क्षमता बढ़ानी है तो उसको दौड़ाना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे ही हार्ट से समझ सकते हैं, हालांकि मैं खुद मेरा फैट वजन हो रखा है इसलिए मुझे अपने हिसाब से ये कोई अपने लिए मूवमेंट क्लास लगती है, लेकिन थोड़ा सा केस सिनेरियो इस जगह थोड़ा सटीक सा बढ़ जाता है एकदम एक तरीके से, तो हार्ट एक तरीके से वो ही फूल रखा है पहले से, तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो रखी है, मान के चलते तो ब्लड फ्लो नहीं होगा तो और फूल के बंदी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत लोड होना ज़रूरी है। बट हर चीज़ की महत्वता होती है, लोड की भी महत्वता होती है, आदमी पे अगर लोड नहीं हुआ तो कुछ भी काम नहीं करेगा, मैंने सीधी बात की है शुरुआत से। यदि आदमी को यदि पैसा कमाने के लिए पेट नहीं दिया होगा तो आदमी मेहनत ही नहीं करेगा, ये हाँ ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता आदमी, ये भी बात है, उसकी भी लिमिटेशन होती है, लेकिन लोड होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें तो इस प्रकार आप सिस्टम आपको चीज़ों को काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार डिफरेंस है, मेन जो चीज़ था मैं इसको केस के रूप में बताना चाह रहा था ये चीज़। बाकी इसकी थोड़ी फाइंडिंग की बात की जाए हाइपरट्रॉफिक मायोपैथी के तरीके से मायोकार्डियल डिसऑर्डर मिलता है इस तरीके से, जो फाइबर वगैरह उसको कर थोड़ा सा फॉलो कर लेना, एक तरीके रॉबिन्स में दे रखा होगा। उसके अलावा और जो फाइंडिंग्स की बात करी चले तो और जो फंडिंग है उसमें मिलती है एक तरीके से आपको जो हार्ट फेलियर वाली फंडिंग आपको सारी मिल सकती है इस तरीके से, चाहे आपको डिस्टेंडेड नेक वेन हुआ,
चाहे आप कई तरीके से इफेक्ट इंटॉलरेंस हुआ, डिसएपनिया हुआ और जोपनिया हुआ, वो सारे मिल सकते हैं, उसको बार बार चर्चा नहीं करेंगे ये। उसके अलावा और जो हमको जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग है, तो वैसे सिम्टम में एग्जामिनेशन फाइंडिंग में क्या देखने को मिलेगा, एग्जामिनेशन फाइंडिंग में देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट होता है ना पल्स वगैरह का, पल्स वगैरह का टॉपिक है, इस तरह से उसको भी करेंगे, उसके नाम पे काफ़ी सारे टॉपिक को करेंगे, फिर तेरी हार्ट साउंड के नाम पे भी कुछ टॉपिक को करेंगे, ये चीज़ें। हाँ, JVP के नाम पे जो मेन जो टॉपिक था उसको हमने एक्सप्लेन किया, तो JVP को दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, पल्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो पल्स को ऐसा एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ मैं। तो एक तरीके से उसमें जो क्या एक तरीके से यों जो रहती है, एक तरीके से यों, एक तरीके से किसको रहती है सिस्टोल को, और ये एक डाइक्रोटिक नोच आता है। डाइक्रोटिक नोच का जो कारण है, इस तरीके से मैंने बताया था कि जब क्या कि कार्डियक साइकिल पूरा होता है, तो जब हमारे आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व बंद होते हैं, तो बंद होने के लिए क्या कुछ ना कुछ ब्लैक फ्लो होता है, ब्लैक फ्लो होने के कारण वाल्व होते हैं वो बंद होते हैं, ये चीज़ है ना। तो बैक फ्लो होता है, इसके कारण बाल बंद होते हैं। बैक फ्लो के कारण थोड़ा बहुत ब्लड जो था, एक तरीके से नेट जो ब्लड था पंप करने के बाद पूरा ब्लड नहीं आता। हमको लगता तो है कि कैलकुलेट करने पर हार्ट में था पंप ब्लड कर दे तो सारा का सारा पहुँचे, सारा का सारा नहीं पहुँचता। कुछ ना कुछ जो होता है हार्ट साइकिल में अंदर रह जाता है, हार्ट के जो तरीके से बाहर से लौट के अंदर आ जाता है। उसी से कारण क्या कि डाइक्रोटिक नोच है वो देखने को मिलती है। ये हार्ट साइकिल का मतलब ये है कि बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये कि फिक्स उतना छोटा सा वो इसके आगे साइकिल चलेगी तो ये रहेगा, मतलब एक साइकिल में थोड़ा सा रह जाता है। हाँ, तो एक तरीके से फिर अब हम अगले टॉपिक पर मतलब एक तरीके से एग्जामिनेशन फाइंडिंग होता हूँ। तो एग्जामिनेशन फाइंडिंग आती है, देखिए तो मैंने नॉर्मल फाइंडिंग बताई कि तरीके से यूँ हो जाएगी पल्स, फिर एक तरीके से डायस्टॉल के टाइम पे यूँ हो जाएगी, थोड़ी सी डायस्टॉल के टाइम पे होता है, एक तरीके से जो बैक फ्लो होता है जिसका डाइक्रोटिक नोच देखने मिलती है। उसमें क्या होता है, पल्सेस बाई फेरेंसिंग देखने को मिलते हैं। पल्सेस बाई फेरेंसिंग क्या होता है, जिसमें क्या है कि हमको सिस्टोल में 2 पीक्स देखने को मिलेंगे पल्स के। ये तो एक तरीके से मैं थोड़ा सा देख सके तो देखे ना, चलो हमने क्या दिखाऊँ आपको। अब तो मतलब अब मैं चेहरा अपनी तरफ ही कर लिया, तो क्या थोड़ा सा काम चला लीजिए। तो इस तरीके से डायग्राम में इससे बनाए, तो इस तरीके से ये S1 S2 है। तो इस तरीके से 2 जगह सिस्टोल चल रहा है, अभी तक सिस्टोल वाला फेज चल रहा है, S2 से S1 डिस्टोल वाला फेज आता है। तो इस तरीके से हमको एक पीक देखने को मिलेगा, फिर दूसरा पीक भी S1 से S2 के बीच में देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की, उसमें हमको एक पीक है वो S1 S2 के बीच में दिखेगा, और दूसरा पीक S2 S1 के बीच में देखने को मिलता है। ये तो उसमें जो पल्स का जो नाम होता है वो आता है हमारा डाइक्रोटिक पल्स। डाइक्रोटिक नोच में ध्यान रखना, डाइक्रोटिक पल्स याद रखना। और इस तरीके से उसका नाम है पल्सस बाई फेरेंस से, या जर की पल्स भी कह देते हैं, जर की पल्स। ये इस प्रकार ये पता होना चाहिए। उसके अलावा S2 में नैरो स्प्लिटिंग मिलती है, क्योंकि इस तरीके से ये आप उसको काफ़ी हद तक आयोटिक स्टीनोसिस से कंपैरिजन कर सकते हैं। आयोटिक स्टीनोसिस में नैरो स्प्लिटिंग मिल रही थी, क्योंकि इस तरीके से जो हमारा क्लोजर होगा, क्योंकि मान के चले हमारा एक तरीके से आर्ट एट्रिया तो सही ढंग से काम कर रहा है, तो मान के चले ब्लड वगैरह उतना नहीं आएगा, क्योंकि मेन रहता है सही हार्ट है वो प्रेशर एक्स्ट्रा ऐड करने का काम करता है। जो ब्लड फ्लो आना है वो जाके तो रहेगी हार्ट में, एक तरीके से कोई ब्लैक होल लेगा वो सारा ब्लड खा जाएगा। इस तरीके से तो ब्लड एक तरीके पास आउट होता है, तो इसको पास आउट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इस तरीके से जो नैरो कैविटी है, इस तरीके से जो छोटा पाइप है इस तरीके साइज में, ब्लड को पास आउट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, तो इसीलिए पास आउट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए तो उसका बाल भी लेट बंद होगा, बाल लेट बंद होगा। तो इसलिए A2 P2 होता है, तो P2 ज़्यादा लेट बंद होता है, A2 पहले बंद हो जाता है। तो A2 को थोड़ा सा और टाइम लगेगा, और होने को तो हो सकता है कि तरीके से स्प्लिटिंग बचेगी नहीं आगे चल के, एक ही हो जाए। तो S2 हमको फिक्स नैरो स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है, और जो देखने को मिलता है हमको इसमें S4 वेव देखने को मिलती है। इसमें ध्यान रखना एस डिफरेंस आता है, ये पैथोलॉजी में पूछ सकता है, कुछ नहीं है। मेडिसिन में पूछेगा नहीं पूछेगा, मैं बताने को, मैंने पर्सनली मेडिसिन पेपर दिया नहीं है, तो बता मैं कह रहा हूँ, मैं मेडिसिन लेक्चर अपलोड जरूर कर रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से मैं मेडिसिन का मैं अभी फाइनल ईयर क्लियर करी नहीं है, शुरुआती दौर ही हमारा। एक तरीके से शुरुआती दौर तो नहीं कह सकते, अगर हम थोड़ा बहुत पोस्टिंग वगैरह आने लग गए, बीच का दौर मारते थे। एक तरीके से बीच का दौर चल रहा है हमारा फाइनल ईयर का, थोड़ा बहुत आगे चल के प्रेशर भी बनेगा पेपरों का। इसलिए ये है कि अभी हम बना रहे हैं वीडियो लेक्चर, तब बना पाए नहीं पाए, ये चीज़ क्या ही क्या है, क्लास वगैरह का भी होता है इशू। तो ये जो S4 मिलती है उसमें एक तरीके से हमारे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में, और उसमें कैसी मिलती है हमारे S3 मिलती है। इसका एग्जाम्पल कैसे साल लगा सकते हैं, मान के चले अब हाइपरट्रोफी हो रखी है, तो एट्री को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो उसकी हार्ट साउंड अपने आप में नजर आएगी।
एट्रिया को तो पास आउट करना, एट्रिया तो सही ढंग से काम कर रही है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट डालता था एट्रिया, वो तो सही से काम कर ही रहा है ना हमारा। पहले पहले वेंट्रिकल का जो एफर्ट है वो एक तरीके से उतना नहीं आ पा रहा, उसकी कैविटी नहीं, उसमें एफर्ट लगाने की चाहिए। एट्रिया का तो अपने घर से काम है वो कर ही पा रहा है, लेकिन डायलेटेड में देखें तो डायलेटेड में कल डायलेट में मतलब इसका, लेकिन मैं थोड़ा बता दूँ, जो इधर से जो डायलेट जो एक्सरी साउंड होती है किसके कारण आती है, जो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के कारण आती है, कि जो इस तरीके से आपने एक तरीके से, अरे जैसे बाल्टी में तेजी से पानी भरते हैं तो इस तरीके बाल्टी में पानी आपसे टकराता है, आवाज़ सी आती है ना, मैं बाल्टी के सरफेस से टकराने वाली है ना, बाल्टी के पानी इस तरीके से सीधे उड़ेल दे, इस तरीके से बाल्टी में तो पानी डाल दिया मग्गा आपने बढ़िया तरीके से, एक मग्गे में दूसरा, तो एक तरीके पानी आपस में टकराता है ना, उससे भी तो आवाज़ आती है। तो रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग का, रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग का जो कि किस वजह होगी, तरीके से जब बाल्टी मोटी होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी बाल्टी होगी उतनी में ज़्यादा इस तरीके से आवाज़ आएगी, तो इसी हिसाब से डायरेक्ट गाड़ी में S3 साउंड है वो देखने को मिलती है। मैं एक्सप्लेन कर दूँगा मान लीजिए हार्ट साउंड के नाम पे, फिर देख लेना ये तरीके से लेक्चर को, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये। फिर उसके बाद हम आते हैं इस तरीके से, कौन सी आ गई हमारे इस तरीके से, जो इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है आयोटिक स्टीनोसिस वगैरह हुई इस तरीके से, या और चीज़ें हुई, उसमें और इसमें क्या अंतर रहता है। जैसे मेन ज़्यादातर सिम्टम तो आयोटिक स्टीनोसिस के लग रहे हैं, लेकिन हम इसमें और उसमें अंतर करते हैं। तो कैसे अंतर करते हैं, तो आयोटिक स्टीनोसिस जो हुआ है और जो भी हमारे सिस्टम हुए, उसमें क्या है कि जो मरमर है इस तरीके से, तो पहली बार जो मरमर है एक तरीके से आयोटिक स्टीनोसिस वाली ले रही एजेक्शन सिस्टम नंबर है उसमें भी मिलती थी। आयोटिक स्टीनोसिस तो काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन करते हैं, उसमें भी इस तरीके से नैरो जगह रहती है इस तरीके से पास आउट होने के लिए, इसमें कैविटी नैरो है पास आउट होने के लिए है, तो उसमें इजेक्शन सिस्टम मरमर मिल रही थी, इसमें भी मिल रही है। लेकिन ये क्या कि जो बाकी जो मरमर है इतनी वलसावा मनूवर हुआ है और जो चीज़ें हुई या इतनी में बता लेट्रोग्लिसरीन दे देते हैं, उसके संग क्या है मरमर है एक तरीके से वो एक तरीके से घट जाती है उनकी, तो घट जाती है। इस तरीके से जो वीनस रिटर्न जो होता है वो घट जाता है। इस तरीके से जो वाटर वो क्या कहते हैं, इस तरीके से जो फ्लूइड ही तो टकराया था, ब्लड जो तो टकराया था, वाल्व वगैरह तो जो छोटे हो गए थे इस तरीके से, उसी वही तो टकराया था आयोटिक स्टीनोसिस में, तो वाल्व से टकराया था ब्लड, इस तरीके से यार तो मरमर आ रही थी। अब इसमें क्या कि जो मरमर है वो इस कारण नहीं आ रही, मरमर किस कारण आ रही है, क्योंकि इस तरीके से जो हमारा एक तरीके से जो हाइपरट्रॉफी हो रखी है वो क्या टकरा रही है एक तरीके से, किससे, जिसके कारण क्या वो एक तरीके से जो क्या कहते हैं इधर की साइड कौन सा बाल होगा, माइट्रल बाल से टकरा रही है। तो माइट्रल बाल से यदि टकराएगी तो एक तरीके से क्या होगा, ज़्यादा मरमर गेट होगी। एक तरीके से जो फ्लूइड एक तरीके से पहले ठीक ठाक था उनके बीच में रोकने के लिए, लेकिन अब वो और कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इस तरीके से हमको मरमर है वो बढ़ती हुई दिखेगी। ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। मरमर वगैरह का लेक्चर हुआ था, इस तरीके से रिपीट करा देंगे, ऐसी बात नहीं है। रिवीजन के टाइम पे करेगा, अब तो नहीं कर रहा मैं स्टार्ट उसको लेक्चरों को। हाँ मतलब देखेंगे अब जो टाइम होगा, टाइम होगा। बाकी मैं थोड़ा सा चाहूँ कि और टॉपिक भी कंप्लीट हो हमारे फटाफट, ठीक है। तो अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में आता है, चलो एक आध दो फाइंडिंग और हो तो पता नहीं देखने को मिल जाता। हाँ, ये जो ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी में क्या देखने को मिलता था, आपको वॉल्व की थिकनेस देखने को मिलती है। ईसीजी पे क्या देखने को मिला है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के लिए मैं बताया था कि इधर से नीचे आती हुई ज़्यादा बड़ी और इधर से ऊपर जाती हुई ज़्यादा बड़ी। इस तरह से V2 V1 में क्या मिल रहा है, V2 V4 की क्या हुई एस वेव, और उसकी क्या हुई हमारे आर वेव मिला के तरीके से कितने 7 लार्ज स्क्वायर से ज़्यादा हो। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, तो ये सिंपल सी बात है। जब फाइब्रस ना जब तो हाइपरट्रोफी तो होगी यार, थोड़ी सी हाइपरट्रोफी मिला। हालांकि हाइपरट्रोफी सिग्निफिकेंस पैथोलॉजिकल नहीं है। हाइपरट्रोफी एक तरीके से फ्री वॉल थी, उसके कारण सेप्टा वाली का हाइपरट्रोफी नहीं बोल रहे, जो फ्री वॉल थी वेंट्रिकल की उसकी बता रहा हूँ मैं। इतनी उसकी हाइपरट्रोफी हुई क्योंकि वो हार्ट अपने मैक्सिमम लेवल पे जितनी हाइपरट्रोफी कर सकता है उतनी तो करेगा ही ना, ये कैविटी को बढ़ाने के लिए। अब उसके बाद भी कैविटी नहीं बढ़े तो उसमें भैया हार्ट की गलती है हमारी। और सेप्टा ही इतना मोटा पैदा हो गया तो हम क्या करें, ये ना। मतलब अब आदमी यदि मोटा ही है तो भाई पैरों के मसल कितने भी बढ़ जाएँ, दौड़ लगा के अपना मेहनत कर लेंगे, ये मोटे का वजन संभालना है हमने, लेकिन भैया वो कोई मैराथन से नहीं जीत लेगा। तो भले उसकी मसल इतनी मजबूत तो मैराथन रनर से भी ज़्यादा बढ़िया हो, ये तभी मैराथन नहीं जीतना, मोटा तो है ये, तो यही है। मुझे गलत लग रहे हैं, ठीक है चलो। अब और फिर हम बात करते हैं तेरे कि चलो इसे ट्रीटमेंट की बात में पहुँचते हैं। ट्रीटमेंट जो चॉइस रहता है वो रहता है हमारे जैसे प्रोपानानॉल, इसे बीटा ब्लॉकर देंगे इस तरीके से, और इस तरीके से क्या देते हैं बीटा ब्लॉकर नहीं हो दे सकते तो इस तरीके वेरापान इस तरीके से।
मैंने बताया ज़्यादातर इसमें आपको बीटा ब्लॉकर काफ़ी इफेक्टिव ड्रग रहती है ज़्यादातर, क्योंकि ये तरीके से मैंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा हमारा हार्ट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा नहीं पाता, इसमें हार्ट रेट बढ़ा देते हैं। हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट रेट को कम करने के लिए हम इस तरीके से रेट कंट्रोल के रूप में बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं। यदि नहीं हो तब हम जाते हैं किसमें, कैल्शियम ब्लॉकर। जैसे ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती हैं इतनी उसकी। ठीक है, इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे जितने भी एक तरीके से जो वीनस आउटपुट कम करने वाले ड्रग हैं, चाहे हमारे एस इनहिबिटर हुए, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह हुई, ये सिम्टम को बढ़ा देते हैं, घटाने की ये चाहिए। तो इसको यदि ट्रीटमेंट के रूप में यूज मत करना, ये कह रहा हूँ। और बाकी की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तो मैं ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है हमारा इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। ये फिर हमारे आता है दूसरा टॉपिक जो आती है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो होते हैं मेन जो कॉमन मिलती है तरीके से एमेलोडोसिस में मिलती है। बाकी जो मैं किताब देखूँगा बहुत सारे को देखे हुए, सार्कोडोसिस, स्क्लेरोडर्मा, फाइब्रोमा, रेडिएशन देख लेना इस तरीके से। फर्स्ट एड है यूएसएम में, उसमें लिखे हुए हैं काफ़ी सारे पर। ये लॉफग्रेन कार्डियोमायोपैथी भी लिखी हुई है, किसके कारण होती है, एस्केरियस। एस्केरियस तो पढ़ लिया होगा, पढ़ा है। चलो ठीक है, सेकेंड ईयर की होता पढ़ रखा होगा, अब तक तो पढ़ा पहुँच गया होगा मेरे साथ टॉपिक में आता। और एक तरीके से क्या है, एक तरीके से हम क्या कहते हैं, उसका कंप्लायंस है। वो कंप्लायंस का मतलब है कि मैंने बताया कि इलास्टिक की जगह रस्सी आ गई। हार्ट इधर इलास्टिक के रूप में काम करता है ना, वो ब्लड आता है, चोड़ता है, फिर पिचक जाता है, ये चीज़ है ना। अब मान के चला हार्ट के कंप्लायंस का डग इसे मतलब कि इस तरीके से हार्ट का होना नहीं होना बराबर है, बस थोड़ा बहुत खिंच रहा है तो खिंच रहा है, वरना इस तरीके से अपना जोर तो लगा ही पाए ना, बाहर खिंच पा रहा है बाहर उतना, ना अंदर आ पा रहा है। अंदर तो आएगा इस तरीके से तेज़ी से आएगा, तो थोड़ा सा ही खिंचा भी तो अंदर आ तो आएगा, लेकिन एक उतना नहीं खिंच पा रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इसमें किस प्रकार आती पैथोलॉजी में देखा था, एमाइडोलिस देखने को मिलेगा, और उसका मिलेगा स्ट्रेस के पैकिंग पैटर्न में, स्ट्रेस के पैकिंग पैटर्न में देखने को मिलेगा। ये जिसमें क्या देखने को मिलता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन में फंडिंग मिलती है, जिसमें क्या कहते हैं कि हम देखेंगे कि यदि ब्लड है वो हिट करेगा कार्डियक मसल को, लेकिन क्या कि वो बाउंस ऑफ हो जाएगा स्ट्रेचिंग की जगह को। मैंने बताया कि उसमें कंप्लायंस है वो डिक्रीज कर गई है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी इसकी, कार्डियक एमआरआई रहेगी। ये सिम्टम कैसे मिलेगा, राइट वेंट्रिकल फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, सीधे अब बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कार्डियक फेलियर पहले बताया था, टॉपिक्स की कार्डियोमायोपैथी भी पहुँचने से पहले। और ट्रीटमेंट क्या मेंशन देंगे, अब तो इसमें ड्रग्स वगैरह का कोई मतलब नहीं है इस तरीके से, उसमें कुछ जोर आ नहीं रहा। हार्ड है अपने तरफ से जो लगा रही, मुँह में भी नहीं लग रहा कोई। हार्ट वाला इस तरीके से ये चीज़ थी ना, हार्ट में कंप्लायंस ही नहीं है, तो फिर क्या ही करें। इस तरीके उसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा वो रहेगा हमारा इस तरीके से इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, काफ़ी जगह यूज़ किया जा चुका है, आपको पता होने सर एक कहाँ का यूज़ करते हैं इसको। और उसके अलावा सबसे सही ट्रीटमेंट है इसका ट्रांसप्लांट नहीं करो, दूसरा हार्ट ही ले आओ ना। जब हार्ट मैंने बताया हार्ट का होना नहीं होना बराबर है, तो ट्रांसप्लांट करो दूसरा ही ले आओ, हकीकत में ये चीज़ है। तो इसलिए ना सही ढंग से ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस का तो ट्रांसप्लांट ही है, इससे काम चला लेते हैं तेरी इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। बाकी इस केस में आदमी मरेगा ही कभी ना कभी, तो कि इसमें केस में तो उसमें ये कि यदि आदमी कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ कर रहा है, तब वो चीज़ें आ रही थी, लेकिन इसमें तो आती ही रहेंगी प्रैक्टिकली, ये एक चीज़ कभी नहीं आने वाली। तो ये अब आते हैं लास्ट हमारे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। डायलेटेड में मतलब चीज़ें खुद चैम्बर है वो डायलेटेड हो गए, इसी कारण क्या हो गया तरीके से फ्लो के कारण क्या होगा आपस में, इस तरीके से फ्लूइड जब भरेगा और टकराएगा आपस में, जिसके कारण क्या मिलेगा तेरे को, हमको S3 साउंड है वो देखने को मिलेगी। ये हमको पल्स कैसे मिलती है, हमको डाइक्रोटिक पल्स देखने को मिलती है। S1 S2 से बीच में सिस्टोल में पीक आता है पल्स का, और एक डायस्टोल में भी पीक देखने को मिलता है। ये हाँ, इसमें क्या देखने को मिलेगा तरीके से, हमको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। एक तरीके से मायोसाइड जो होते हैं, इसलिए एक तरीके से क्या होगा इसमें तो न्यूक्लियर जो होगा मायोसाइड वो उसका फ्रेगमेंटेशन, तो मायोसाइड मरती हुई दिखेगी पूरे इस तरीके से। मोस्ट कॉमन जो आपको हिस्ट्री मिलेगी वो अगर एल्कोहलिक पेशेंट को मिलेगी। एल्कोहलिक में काफ़ी बार हम साइड इफेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मिलती है। ये चीज़ है, इसका मतलब ये बात ध्यान रखना कि खाली एल्कोहलिक में वायरल इन्फेक्शन, सार्कोइडोसिस या और जो इतनी इन्फेक्शन है उसमें भी हमको देखने को मिलती है। ये इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा हमारा,
ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इसमें भी वही रहेगा हमारा क्या, कार्डियो ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांट करके तो क्या जरूरत पड़ेगी ये। फिर हम आते हैं लास्ट टॉपिक, क्या नाम है हमारा, टोकासुकुबो कार्डियोमायोपैथी। टोकासुकुबो कार्डियोमायोपैथी को जानने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि काफ़ी बार क्या है आपने देखा होगा, काफ़ी बार इमोशनल लेवल पे भी आपको अटैक आते देखेंगे। काफ़ी एक तरीके से हार्ट नॉर्मल होना चाहिए, पहली बात तो पेशेंट नहीं होना चाहिए किसी भी हार्ट डिजीज का। पेशेंट है तो एक तरीके से अलग बात है, फिर वो उसी में भी जा सकता है। लेकिन क्या कि मान के चले यदि आदमी बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन इमोशनल अटैक आ गया, एक तरीके से इमोशनल हो गया जिसके कारण वो हार्ट अटैक आ गया। मान के चलिए तो एक तरीके से महिला का पिक्चर देखने गई, पिक्चर बड़ी दुखित थी, लेकिन क्या कि एक तरीके से उसको हार्ट डिजीज पहले से सेट नहीं की गई थी, उसको पहले से कोई उसको हार्ट डिजीज नहीं थी। लेकिन क्या कि जो उसने इमोशनल हुई उसको एक तरीके से एंजाइना वाला एक तरीके से अटैक आ गया, इस तरीके से या कार्डियोजेनिक शॉक है एक तरीके से सही भाषा में वो डेवलप हो गया। क्यों, उसमें जो कारण जो दिया जाता है वो तरीके से ही दिया जाता है, जो कैटाकोलामाइन रिग्रीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो शेप ऑफ वेंटिकल जो होती है वो एक तरीके से उसमें चेंज आता है। वो एक तरीके से टोकासाई जो यूज़ किया जाता है वो ऑक्टोपस के लिए यूज़ किया जाता है। ऑक्टोपस का जो हेड होता है इस तरीके से कितना मोटा सा नहीं होता था, इसी तरीके वेंटिकल जो होता है इस तरीके से फूल जाता है। अब मैंने बताया था वो हमने एक तरीके से, और उसमें क्या बहुत ज़्यादा इस तरीके से वॉल्यूम जमा हो गया, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी केस में भी कहे, उसके केस में क्या तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो गया। अब हार्ट की मसल पहली बात तो एक तरीके से उसमें डायलेशन आ गया, तो इतनी उतनी पावरफुल है नहीं है, मान के चलो उतनी पावरफुल रहे भी तो इतना ज़्यादा पंप करने की क्षमता तो है नहीं ना जितना उसने जमा कर लिया। जैसे मैं एक तेरे हथौड़ा पकड़ूँ, अब मेरे पास मसल में पावर है नहीं है, अब सिंपल सी बात है, और मैंने पकड़ लिया 40 किलो का हथौड़ा तो भैया मैं तो कुछ मार ही नहीं पाऊंगा ना। यही बात, ये चीज़ है ना, ये कहा जाता है कि चीज़ें जो फिजियोलॉजी में सब काफ़ी पसंदीदा सब्जेक्ट मैंने बता दिया पहली बार में फिजियोलॉजी लेते पसंदीदा काफ़ी पसंदीदा सब्जेक्ट थी, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको कुछ रटने का नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें बस आपको थोड़ा सा हर चीज़ आप लॉजिक के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके कारण सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट हुआ करती थी मेरी फिजियोलॉजी, ये ना, इससे फिजियोलॉजी से हिसाब लगा सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो गिर जाएगी ना, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं पाएगा इतना ज़्यादा, ऑक्टोपस के हेड के बराबर हो गया एक तरीके से हमारा जो होता है, हाँ, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा एक तरीके कार्डियोजेनिक शॉक को डेवलप हो जाएगा, जिसका अदर नाम होता है हमारा एपाइकल बैलूनिंग सिंड्रोम। ये इसमें याद रखना, इतनी कोई भी हिस्ट्री नहीं मिलेगी, एंजियोग्राफी करेंगे तो आपको नॉर्मल मिलेगी, एंजियोग्राफी की जाती है उसमें एक तरीके से नॉर्मल मिलती है ये चीज़ें। इसको तो इसको क्या कहते हैं हम, टोकासाई कार्डियोमायोपैथी या बैलून हार्ट सिंड्रोम, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी होते हैं, हार्ट एक तरीके से उसका दिल टूट गया इसी कारण वो दुनिया से गुजर गया। ठीक है, इसलिए तो भैया हार्ट इसकी जांच जरूर करा लेना, पता चला आपके इमोशनल अटैक आ गया अन्य पार्टी। तो ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कार्डियोमायोपैथी का लेक्चर है वो इस तरीके से ख़त्म हुआ। अब हम आगे देखेंगे, चल कल तो मैं रेस्ट करने के मूड में हूँ थोड़ा सा, देखेंगे कल भी लेक्चर हो सकता है अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, चलो बढ़िया, थैंक यू।